हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हो जाओ तैयार साथियों, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारी जो BSTC यानी DLED फर्स्ट ईयर की जो क्लासें चल रही है उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे 5th पेपर जो है हिंदी भाषा शिक्षण और परिणता। इसमें कुल 7 यूनिट है। इनमें हम एक एक करके सभी का बहुत ही अच्छे से बारीकी के साथ अध्ययन करने वाले हैं। और मित्रों, ये जो अध्ययन करेंगे हम बिल्कुल ही शॉर्ट एंड स्वीट करेंगे। और यकीन मानिए कि इस जो ये मैटर है, ये एक प्रकार का जो सॉलिड जूस है, इससे बाहर आपको एक भी पर्सन एग्जाम में नहीं मिलेगा। यानी सारा का सारा मैटर अपनी क्लास से कॉपी होगा। और वाकई आप कल का एग्ज़ाम देने के बाद खुद बोल उठोगे कि वाह गुरुजी, सच में निहाल कर दिया। तो देखिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। कई मित्रों को बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो रही थी, कुछ के कमेंट आ रहे थे, गुरुजी 7 यूनिट है, क्या होगा। तो कुछ नहीं मित्रों, परीक्षा से क्या घबराना, वर्ष भर पढ़ाई का गया जमाना। तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में आपको मैं मेरी तरफ से बहुत ही जो है अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानक भाषा या फिर कहें आदर्श भाषा का तात्पर्य बताइए। यानी जो मानक भाषा होती है, ये मानक भाषा को आदर्श भाषा कहा गया है। तो मानक भाषा या फिर जो आदर्श भाषा है, इसका क्या अर्थ है। तो किसी भाषा क्षेत्र के जो पढ़े लिखे और शिष्ट लोग विचार विनिमय, कार्य व्यवहार, शिक्षा, साहित्य, धर्म, राजनीति आदि में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह उस क्षेत्र की मानक भाषा यानी कि आदर्श भाषा कहलाती है। मित्रों देखिए, आदर्श भाषा, आदर्श हम किसको कहते हैं, जो बिल्कुल ही सुसभ्य भाषा हो। तो जिस क्षेत्र के जो पढ़े लिखे और जो शिष्ट लोग हैं, पढ़े लिखे और शिष्ट लोग, समझदार लोगों के द्वारा विचार विनिमय यानी विचारों के आदान प्रदान के लिए, आपस में बातचीत के लिए, कार्य व्यवहार यानी शिक्षा, साहित्य, धर्म, राजनीति, इन सभी में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह उस क्षेत्र की कैसी है, मानक यानी कि आदर्श भाषा है। और ये भाषा मित्रों व्याकरण सम्मत होती है, यानी व्याकरणिक दृष्टिकोण से बिल्कुल शुद्ध होती है। इसमें एक रूपता होती है, यानी एक रूपता अर्थात मानक रूप होता है। अब ये मानक रूप हमने 2020 का जो पेपर सॉल्यूशन देखा 5th पेपर का, तो उसमें से पढ़ा है। तो मित्रों 2020 के पेपर को तो आप अच्छे से रट लेना, वहाँ से 10% सीधे सीधे आएंगे। अपने इस एग्जाम में कुल तो क्वेश्चन आते हैं 19 में से 10 क्वेश्चन आपको 2020 के पेपर से मिलेंगे। तो आप उस पेपर को जरूर देखना। और अब हम बात करते हैं, तो इसमें एक रूपता होती है और यही भाषा शिक्षा का माध्यम होती है। सामान्यतः इसमें पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं। इन जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं उनकी लैंग्वेज बिल्कुल है जो व्याकरणिक रूप से शुद्ध होती है, यानी उसमें मानक भाषा का प्रयोग होता है। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है और उस भाषा क्षेत्र के अन्य भाषा बोलने वाले लोग भी इसी भाषा को सीखने और बोलने का प्रयास करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और भाषा को वैसे भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, फिर भी ध्यान रखना कि जो जहाँ पर जो पढ़े लिखे और शिष्ट लोग हैं अपनी बातचीत में जो है डेली के रूटीन में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो है आदर्श भाषा। और ये भाषा कैसी होती है, तो व्याकरणिक दृष्टिकोण से बिल्कुल शुद्ध होती है और इसमें एक रूपता होती है। जो पत्र पत्रिका हैं वो इसी में मानक भाषा के अंतर्गत जो है प्रकाशित होते हैं। और उस क्षेत्र के जो अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं वो भी इस भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें जो मानकीकरण है यानी एक मानक भाषा है और व्याकरणिक दृष्टिकोण से शुद्ध भाषा है। अब देखते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा क्या है। अब कई दोस्त बोलेंगे क्या सर भाषा लास्ट पेपर में भी 3 बार पढ़ चुके हैं। 3 बार क्यों नहीं मित्रों, अगर 4 बार भी पढ़ ली हो फिर भी अब उससे बेनिफिट ये है कि आपको अच्छे से ऑलरेडी याद है। फिर भी इस एग्ज़ाम में जो है अपने 5th पेपर में भाषा का क्वेश्चन बनना निश्चित है। भाषा का, बोली का ये क्वेश्चन यहाँ आना निश्चित है। तो हम इसको भी अच्छे से समझते हैं, ठीक है। कई मित्रों के मन में डाउट होगा कि अभी सर तो एग्ज़ाम तो मॉर्निंग में 7 यूनिट है, ये तो फर्स्ट है, बाकी वाली कब आएगी। तो देखिए दोस्तों, बाकी वाली अगर आप अभी वेट कर सकते हो तो कंटिन्यू क्लासें वैसे आएगी। फिर अगर आप मेरे हिसाब से ये 1-2 क्लासें अभी देख लो, बाकी जो यूनिट है वो लगभग मैं एवरेज 20-25 मिनट की यूनिट बनाऊँगा। और इसमें से कई यूनिट होगी लगभग 15 मिनट की भी यूनिट आएगी, 1-2 यूनिट बहुत छोटी है 10-12 मिनट की भी आएगी। तो उन यूनिट्स को अगर आप अभी नहीं देखना चाहो तो सुबह मॉर्निंग में 3 बजे उठ करके या फिर 4 बजे उठ करके देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों इस बार का टाइम टेबल इतना मतलब जो है, अब क्या कहें, आप समझ रहे हो, बिल्कुल कंटिन्यू है, बिल्कुल एक दिन का भी गैप नहीं। तो इसमें ध्यान रखना कि बिल्कुल लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर हम इन सभी यूनिट्स को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, जैसा पिछले एग्जाम हम किया था, ठीक है। तो किसी पर्सन की इतनी औकात नहीं कि क्लास से बाहर जाए। तो आप जो भी मैं मैटर बता रहा हूँ उसको बहुत ही अच्छे से और मन लगा कर पढ़िए, बिल्कुल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं भाषा क्या है।
भाषा मित्रों बात करें तो भाषा भाव, विचार या अनुभवों को व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है। अब भाषा को अगर सरल भाषा में याद करें ना, तो जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं भाषा के बारे में सरल भाषा में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाषा एक माध्यम है। माध्यम याद रखो या फिर साधन याद रख लो। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, विचारों को प्रकट करता है। अब इसमें भाव अनेक प्रकार से प्रकट किया जाता है। हाथ, पैर, आँख, नाक, सिर आदि अंग प्रत्यंगों के संचालन द्वारा, वस्तु अथवा प्रदर्शन द्वारा, भिन्न भिन्न क्रियाओं द्वारा, भिन्न भिन्न वाक ध्वनि संकेतों द्वारा भाव प्रकाशन के इन सभी साधनों को भाषा कहते हैं। और शास्त्रीय अर्थ में बात करें तो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अगर दोस्तों ये किताबी मैटर याद रह जाए तो ठीक, अन्यथा केवल ये मैटर आपको याद रखना जो मैं अभी बोल रहा हूँ, और ये मैटर मेरे हिसाब से बिल्कुल ही जो है ऑथेंटिक है और आपको अच्छे से कवर भी हो जाएगा। तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें 3 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे बोल कर करेंगे तो मौखिक भाषा हो जाएगी, लिख कर करेंगे लिखित भाषा हो जाएगी, और अगर आप मन के विचारों को अगर संकेतों के द्वारा, जैसे आँख से, नाक से, ठीक है, हाथ पैर से जो है अपने विचार प्रकट करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आ जाएगी। तो लिखित, मौखिक और सांकेतिक, ये इसके 3 प्रकार हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। भाषा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। केवल इतना मैटर पढ़ लेना मित्रों, बिंदास होकर जाइए, आपको कोई भी गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आप एग्ज़ाम में पास नहीं टॉप करके आओगे। अब हम देखते हैं भाषा की विशेषताओं का उल्लेख करो। तो भाषा की विशेषताओं की बात करें मित्रों, तो भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त यानी कि स्थानांतरित करता है। अभिव्यक्त करता है मतलब अपने मन के विचार प्रकट करता है। स्थानांतरित मतलब एक दूसरे के साथ साझा करता है, ठीक है। तो भाषा के द्वारा क्या करता है, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा अभिव्यक्ति हेतु उच्चारण की सीमित ध्वनियों का संगठन है, यानी इसमें जो ध्वनियाँ हैं वो सीमित है। जैसे हिंदी में कुल देखा कुल वर्ण कितने हैं, 52 वर्ण हैं। तो यही बात यहाँ पर है कि भाषा अभिव्यक्ति हेतु उच्चारण की सीमित ध्वनियों का संगठन है। भाषा के माध्यम से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है। बहुत नॉर्मल सी बातें हैं मित्रों। भाषा के द्वारा ज्ञान संचयन, प्रसारण व वर्धन करता है। भाषा के द्वारा क्या होता है, मनुष्य का ज्ञान संचयन होता है और ज्ञान का प्रसारण कर सकता है, और भाषा से ही मनुष्य के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, यानी वृद्धि होती है, वर्धन होता है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण कैसे, यानी पीछे पीछे बोल करके। जैसे हम बच्चों को बोलाते हैं ना, कोई भी बिल्कुल बारीक से बारीक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं। जैसे हमने कुछ भी बोला कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, तो अब इसके पीछे गुरुजी बोले, उसके पीछे शिक्षक बोलेगा, सॉरी गुरुजी बोले तो उसके पीछे विद्यार्थी बोलेंगे आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। तो इससे क्या होगा, वो बच्चे अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखेंगे। या फिर घर में जैसे बात करें तो जैसे बाकी सदस्य जिसको किसी को बोलते हैं, मान लीजिए काका जी बोलते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग बोल बोल के वापस बोलने की कोशिश करेगा। वो बोलता है जो भी है, बच्चे अनुकरण द्वारा, जो बच्चे वो शब्द सुनते हैं, जो भी आदमी जो शब्द सुनता है उसी का अनुकरण करके वो सीखता है। इससे समायोजन शक्ति का विकास होता है। इससे कौन शक्ति विकास होता है, समायोजन शक्ति, यानी एडजस्ट करने की शक्ति का विकास होता है। भाषा के द्वारा वातावरण अनुकूलन होता है, क्योंकि बालक की भाषा पर वातावरण का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। यानी आपने सुना भी होगा, जैसी होगी संगति, ठीक है, वैसा संगति का प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से भाषा में जो है वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि वो कैसे माहौल में रह रहा है, उसके माहौल की भाषा कैसी है। तो जैसे माहौल में होती रहेगा उसकी भाषा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो मित्रों ये तो 6 थे बहुत ही छोटे छोटे और अच्छे अच्छे भाषा की विशेषताएं। तो ध्यान रखना, विचारों को प्रकट करने का माध्यम, ठीक है, उच्चारण की सीमित ध्वनियाँ, और पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा से मनुष्य जो है जुड़ता चला जाता है एक दूसरे से। ज्ञान संचयन, ज्ञान के प्रसारण का और ज्ञान के वर्धन का माध्यम है भाषा। भाषा को अनुकरण द्वारा सीखते हैं और भाषा पर वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। बहुत ही सरल चीज़ है, अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। नेक्स्ट है, भाषा सीख करके मानव में कौन कौन सी विलक्षण क्षमताएं हासिल हो जाती है। यानी भाषा सीखने से मनुष्य में कौन से जो है परिवर्तन होते हैं, कौन सी क्षमताएं आती है। तो मनुष्य के पास विचारों को व्यवस्थित करने, तर्क के लिए रूपरेखा बनाने की और विश्लेषण करने की विलक्षण योग्यता होती है। यानी मनुष्य क्या करेगा, अपने विचारों को व्यवस्थित करेगा, उसके तर्क बनाने के लिए रूपरेखा बनाने की और विश्लेषण करने के लिए जो विशेष विलक्षण योग्यता है वो भाषा सीखने से आती है। तर्क में चाहे वो विज्ञान हो, इतिहास हो या फिर भूगोल हो, गणित या दर्शन जो भी हो, सभी में भाषा की आवश्यकता होती है।
तो बहुत अच्छे से याद भी हो गई होगी। इसमें आप है ना व्यवस्थित की जगह व्यक्त याद कर लेना, व्यक्त करना, प्रकट करना, ठीक है। तो मनुष्य के पास विचारों को प्रकट करने हैं, तरह के लिए रूपरेखा बनाने, इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। इससे क्या है, ये सारी जो है जो मनुष्य में भाषा से विलक्षण क्षमताएँ प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है मानक भाषा के प्रमुख लक्षण लिखो। मानक भाषा के प्रमुख लक्षण लिखो। जो अभी हमने पढ़ा था एक वो ऐसा कुछ मैंने वो जय वाला उदाहरण देके आपको बताया था, है ना, कि जो जैसे झंडा हम बोलते हैं ना, तो उसके लिए पहले ये वर्ण था, लेकिन ये मानक वर्ण नहीं रहा, इसको मानक वर्ण के दर्जे से मुक्त कर दिया गया और उसकी जगह ये वर्ण लिख दिया गया। तो मानक वर्ण जो होते हैं बिल्कुल निश्चित होते हैं और सर्वमान्य होते हैं और व्याकरणिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। तो उसी तरह से मानक भाषा भी जो है व्याकरणिक रूप से पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। तो अब आपको मानक भाषा के प्रमुख लक्षण बताने हैं, इन मानक भाषा की विशेषताएं बतानी हैं, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे ये सारी चीज़ें हम 3-3, 4-4 बार पढ़ रहे हैं। अब सॉलिड मैटर है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है, उसमें भी 3-3, 4-4 बार आ रहे हैं, तो मान के चलिए ये कितने इंपॉर्टेंट है। मानक भाषा के अंतर्गत मानक शब्दों यानी सर्वमान्य शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि भाई मानक भाषा में शुद्ध शब्दों का प्रयोग होता है। मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है। मानक भाषा व्याकरणिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। मानक भाषा उच्चारण और लेखन में अशुद्धियों से मुक्त होती है। मानक भाषा का उच्चारण हो चाहे उसका लेखन हो, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि के चांस नहीं रहते हैं। मानक भाषा अपने क्षेत्र में सर्वमान्य होती है और समाज और राज्य की अधिकृत भाषा होती है, यानी उसे कानूनन जो है भाषा घोषित किया जाता है। मानक भाषा क्षेत्र में सर्वमान्य होती है और समाज और राज्य की अधिकृत भाषा होती है। और मानक भाषा के शब्द सरल और बहुप्रचलित होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग होता है किसका होता है, मानक भाषा का। तो मानक भाषा के शब्द होते हैं सरल और बहुप्रचलित। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के विभिन्न वर्ग व उनकी बोलियाँ हैं। हिंदी भाषा के विभिन्न वर्ग और उनकी बोलियाँ क्या है। हिंदी भाषा के अंतर्गत पाई जाने वाली 5 उपभाषाएं कौन सी है। हिंदी भाषा के अंतर्गत पाई जाने वाली उपभाषाएं या फिर जो विभिन्न हिंदी भाषा के विभिन्न वर्ग है, कौन सी बोलियाँ, इसके बारे में बताना है। तो आपको मित्रों 5 उपभाषाएं याद करना है। हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, 5। बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से याद हो जाएगी, बहुत ही सरल है, ठीक है। अगर देखें मित्रों तो इसके लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। एक बार मैं समझा देता हूँ, काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज और बुंदेली भाषाएं वो आती है। इसका विकास शोर सैनी प्राकृत से विकसित शोर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ये मित्रों कुछ याद करने लायक चीज़ें, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। पूर्वी हिंदी की बात करें तो अर्धमागधी शोर सैनी अपभ्रंश से मिलकर इसका विकास हुआ है। बिहारी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। और राजस्थानी की बात करें तो शोर सैनी अपभ्रंश के उस रूप से जो राजस्थान में प्रचलित था उससे विकसित हुई। पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली यह भाषा शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई। यानी बात करें मित्रों तो जब से देखते हैं हम शुरुआत में, तो सब भाषाओं की जननी कहते हैं संस्कृत को कहते हैं। संस्कृत से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आई, लौकिक से फिर पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, विकास होता गया। और फिर शोर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से जो है हिंदी का विकास हुआ। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, मुख्य रूप से शोर सैनी के अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है। तो इन्हीं सब में शोर सैनी अपभ्रंश आपको बार बार मिलेगा, क्योंकि हिंदी का विकास है जो शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आना निश्चित है। नेक्स्ट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोली को परिभाषित करते हुए भाषा और बोली के अंतर को स्पष्ट कीजिए। यानी बोली की परिभाषा देनी है। भाषा की तो आप ऑलरेडी जानते हो, अपने मन के विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा, ठीक। अब बात करते हैं बोली की। तो मित्रों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। अब कई दोस्त बोलेंगे इतनी लेट बनाइए, क्या शेयर करें गुरुजी। तो लेट बनाइए मित्रों, एग्ज़ाम भी तो इसी टाइम हो रहे हैं, अपलोड करने का टाइम भी तो यही है ना, क्योंकि लेट कैसे, अभी कल एग्ज़ाम था और कल है तो बीच में गैप है नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं मेरे हिसाब से आपके लिए जो हित है, जो उचित रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये जो क्लासें हैं अपलोड की जा रही है। तो आप बिंदास रहिए, आराम से देखते रहिए। और जो मित्रगण सोचते हैं कि मैं सभी को एक साथ में देखूंगा तो वो मॉर्निंग में देख लेना, ठीक है। लगभग 2 घंटे के अंदर हमें बहुत ही अच्छे से इसको कवर करने वाले हैं।
तो बोली को परिभाषित करते हुए भाषा और बोली के अंतर की बात करें तो बोली की परिभाषा क्या है? बोली किसी भाषा के ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह, मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित और अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होती है, किंतु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ नहीं सके। साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलने वालों के उच्चारण, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह, मुहावरे आदि में कोई है जो स्पष्ट और महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती। दोस्तों, ये राम कहानी आपको याद नहीं करनी, ये बिल्कुल सटीक है, किताबी लैंग्वेज बिल्कुल ये सटीक है, लेकिन इसकी बजाय अगर आप ये याद करो, क्योंकि मित्रों अगर सफलता पानी है शॉर्ट एंड स्वीट में, तो राजहंस से बढ़कर कोई 1 वीक सीरीज़ नहीं है BSTC के लिए। तो राजहंस की सीरीज़ से ही मैं ये सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। ये राजहंस की 1 वीक सीरीज़ है, इसी को हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं और सारे क्वेश्चन राजहंस से ही पुटअप हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बोली कि आपको छोटी सरल परिभाषा बता देता हूँ। जैसे देखिए, भाषा है जो भाषा का क्षेत्र विस्तृत है, ठीक है, अपने विचारों को प्रकट करने के माध्यम भाषा है, लेकिन आप कह सकते हो कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ये इतनी बड़ी भाषा है, इसके बहुत सारे क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र विशेष में जो है भाषा, उसी को बोली कहते हैं। इस क्षेत्र विशेष की, तो क्षेत्र विशेष की भाषा को बोली कहा जाता है। भाषा का अब अंतर बात करें भाषा और बोली में, तो भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है। मित्रों, सरल से सरल लैंग्वेज याद करनी है आपको, तो भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है। मैंने क्या कहा, ये मान ली हिंदी भाषा है तो ये इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, बोली का छोटा होता है। बोली जैसे मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी मान लीजिए ऑल इंडिया में लगभग बोली जाती है, हमारी राजभाषा है। लेकिन बोली मारवाड़ी बोली है, तो मारवाड़ी बोली की बात करें, बोली का क्षेत्र निश्चित होता है। ये हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ इस साइड में हाड़ौती बोली जाती है। उदयपुर के भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद इसमें जो मेवाड़ी बोली जाती है। तो ये बोली है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। भाषा के अंतर्गत कई बोलियाँ हो सकती हैं, जैसे ये हिंदी भाषा थी, इसके अंतर्गत कई बोलियाँ हो सकती है, लेकिन भाषा बोली के अंतर्गत नहीं आती है। ये जो भाषा है, ये भाषा है, इसके अंदर है बोली, लेकिन बोली के अंदर भाषा नहीं आ सकती। बोली भाषा से ही उत्पन्न। ये सारा तीसरे पेपर में हम पढ़ चुके हैं मित्रों, फिर भी मैं वापस पढ़ा रहा हूँ ताकि जो है अच्छे से कवर हो जाए। बाकी ये पूरा मैटर हमने पढ़ा था 4th पेपर में कल ही, और ठीक है, इससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिली है। तो बोली भाषा से ही उत्पन्न है। भाषा बोली से, भाषा और बोली में माँ बेटी का संबंध है। बोली का प्रयोग साधारण बोलचाल में और लोक साहित्य के सर्जन में होता है। यानी सामान्यतः जो साधारण बोलचाल की बात करें तो आम बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं, और लोक साहित्य सर्जन में इसका प्रयोग होता है। जबकि भाषा का परिनिष्ठित रूप साहित्य, शिक्षा और शासन संबंधी जो कार्यों में व्यवहार हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जनसाधारण द्वारा ये चीज़ अच्छे से याद कर लेना मित्रों, जनसाधारण द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, और उसे व्याकरणिक कसौटी पर परिमार्जित कर दिया जाता है तो वह भाषा कहलाती है। अब इसको मैं और भी सरल तरीके में बताने की कोशिश करूँ मित्रों, तो बोली होती है जनसाधारण द्वारा बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली भाषा का थोड़ा छोटा रूप होता है, और बोली का अपने आप में कोई व्याकरण नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक भाषा का अपने आप में व्याकरण होता है, उसकी वर्णमाला होती है। तो इस प्रकार से आप भाषा और बोली को बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो। इसकी PDF मित्रों मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर कमेंट कर दूंगा, कमेंट में सबसे ऊपर कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहला कमेंट आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी PDF दे दूंगा। और जिन दोस्तों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो वो बिल्कुल मस्त रहें, व्यस्त रहें। अब हम बात करते हैं राजस्थान की बोलियों के नाम बताइए, ये प्रश्न भी आ सकता है, यानी राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी है। तो बोलियाँ मैं मित्रों बहुत ही अच्छे तरीके से अभी आपको याद करवाता हूँ। राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ हैं कौन कौन सी, तो आपको बस इतना सा मैटर याद करना है, इतना सा, और आपका काम हो जाएगा। गुरुजी इतना सा क्या, ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पढ़ा नहीं है ना तब ज़्यादा लग रहा है, पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा सरल लगेगा। तो ये मैं छोटा सा राजस्थान बनाता हूँ अपना, इधर प्यारा आपारो प्यारो राजस्थान। तो आपारो प्यारो राजस्थान देखें मित्रों, तो अब प्रश्न वापस नोट कर लेना, राजस्थान में प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी है, और यहाँ से प्रश्न आएगा मतलब आएगा। तो ये है अपना प्यारा राजस्थान। पूछा है पश्चिमी राजस्थान, बात कर लेते हैं पहले, धीरे धीरे सबकी बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसको पश्चिमी राजस्थान को। ये हमारा पश्चिमी राजस्थान है। एक मैंने ट्रिक से भी बताया था कि भाई उत्तर में को तो सबको पता है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, सबको पता है ना, लेकिन पूर्व पश्चिम में कन्फ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों कन्फ्यूज रहना नहीं, याद करो पै और पू, पप्पू, बस पप्पू ने आपका काम कर दिया, अब पप्पू को बोलो भाई, तो पै से पश्चिम और पू से पूर्व, इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ तक करते हैं। अब ये है हमारा पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिम में कौन आते हैं मित्रों,
तो ये जैसलमेर ज़िला हमारे सबसे पश्चिम है, जैसलमेर के पास के साइड के जैसलमेर, जोधपुर, और जोधपुर के पास में और कौन आता है, बीकानेर है, इधर नीचे बाड़मेर है, नागौर और पाली, ये सारे क्षेत्र आपको याद करने हैं। ठीक है, तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सॉरी इनमें थोड़ा सा अलग पड़ेंगे। पहले हम बात करते हैं, अगर सरल तरीके से याद करना है तो आप ऐसे याद करना, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ मित्रों। ठीक है, जोधपुर और बीकानेर, ये जैसलमेर की बात करें, इधर अपने पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, ये जो क्षेत्र है ये हमारा पश्चिमी राजस्थान है। और इस पश्चिमी राजस्थान में एक बार आप इतने 3 ही याद रखना, पश्चिमी राजस्थान में केवल और केवल मारवाड़ याद कर लेना। पश्चिमी राजस्थान, अब देखिए जोधपुर को पहले क्या कहा जाता था, मारवाड़, और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर और पाली, इन क्षेत्रों में बोली जाती है मारवाड़ी। कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी। मारवाड़ी याद कर ली। अब आप इतना याद कर लेना कि उदयपुर का क्षेत्र कौन सा है, तो नीचे पश्चिमी क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र में आएगी। तो उदयपुर क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, तो दोस्तों उदयपुर को पहले क्या कहा जाता था, मेवाड़। तो उदयपुर में आपको लिखना है मेवाड़ी। क्या लिखना है, मेवाड़ी। केवल इतना याद करना है जितना मैं बता रहा हूँ, उदयपुर। अब उदयपुर में सर जिले और कौन से लिखें, तो आप है ना इस मैटर को एक बार छोड़ ही देना, इतना याद करना, और 100% नंबर आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे। तो हमने याद किया जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पाली, जैसलमेर। ठीक है, ये इधर का पश्चिमी इलाका है और इसमें मारवाड़ी बोली जाती है। फिर हमने देखा उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के आसपास के ज़िले, जैसे ये अपना राजस्थान है, यहाँ पर उदयपुर के पास में चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, इन जिलों में ये पहले मेवाड़ क्षेत्र कहलाता था। तो यहाँ पर लिख देना मेवाड़ी। यहाँ पर क्या लिखोगे, मेवाड़ी के बाद में मित्रों आगे लिखा है शेखावटी। तो शेखावटी में देखिए आपको ध्यान रखना है चूरू, सीकर, झुंझुनू, इधर आप लिखोगे चूरू, सीकर, झुंझुनू, और इधर लिखोगे शेखावटी। चूरू, सीकर और झुंझुनू के क्षेत्र को शेखावटी कहा जाता है। तो यहाँ पर शेखावटी बोली जाती है। अरे झुंझुनू को शेखावटी क्षेत्र बोलते हैं ना मित्रों, तो बस चूरू, सीकर, झुंझुनू से आप शेखावटी सेट करना है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि अलवर और भरतपुर, अलवर के क्षेत्र को मेवात कहते हैं दोस्तों। तो अलवर और भरतपुर में आप लिखोगे अहिरवाटी और मेवाती। फिर जयपुर के क्षेत्र को क्या कहेंगे गुरुजी, तो जयपुर में आपको ध्यान रखना है कि है जो जयपुर को कहते हैं ढूंढाड़ प्रदेश। जयपुर को क्या कहते हैं, ढूंढाड़ प्रदेश। तो जयपुर में आपको लिखनी है ढूंढाड़ी। जयपुर में क्या लिखनी है, ढूंढाड़ी। जयपुर के बाद में आपको ध्यान रखना है कि कोटा बूंदी के आसपास का क्षेत्र, तो कोटा बूंदी 12 और झालावाड़, कोटा बूंदी 12 और झालावाड़, इसमें आपको लिखनी है हाड़ौती। क्या लिखनी है, हाड़ौती। फिर बात करते हैं मालवा के आसपास का क्षेत्र। तो मालवा के आसपास मालवी बोली जाती है, और निमाड़ के क्षेत्र में निमाड़ी बोली जाती है। अब दोस्तों को मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। देखिए दोस्तों, ये जो अपना प्रमुख बोलियों का क्षेत्र है, इसको मैं अलग से, ठीक है, जो है नोटबुक में लिख के मेरे हैंड रिटन से आपको अच्छे से अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, और जैसा बताया वैसा ही अपलोड करवाने वाला बहुत ही सरल तरीके में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, मानकीकरण की क्या आवश्यकता है। ये इसमें कई दोस्तों अगर कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं रहना है, वैसे सबको कंठस्थ हो गया है, और फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा सा सरल तरीके में मैं वापस कर दूंगा। बाकी वाले तो बिल्कुल आप एज इट इज जैसा बताए वैसा याद कर लेना। मानकीकरण की क्या आवश्यकता है, अगर आपने साथ में इसको लिख लिया है ना तो बहुत बड़ी बात है। मानकीकरण की क्या आवश्यकता है, यानी जो मानक रूप है, भाषा को मानक रूप देने की क्या आवश्यकता है, तो भाषा में एक रूपता लाने, अभिव्यक्ति में स्पष्टता, यानी जो भी विचार प्रकट कर रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर सकें, सरलता लाने, और भाषा में स्वच्छंदता पर प्रतिबंध लगाने के लिए भाषा में मानकीकरण की आवश्यकता होती है। यदि भाषा का व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण में प्रयोग करें, यानी सभी अपने अपने भाषा अलग ही रूप में गाने लगें, तो अर्थबोध में कठिनता आ जाएगी। उच्चारण, वर्तनी, शब्दावली, व्याकरण और वाक्य योजना को मानक स्वरूप में होना अनिवार्य है। भाषा को सरलता से समझने के लिए मानकीकरण आवश्यक है, क्योंकि मानक रूप मित्रों निश्चित रूप होता है और उसको सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं, उसके द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन अगर मानक रूप नहीं होगा तो विचार अभिव्यक्त करने में बहुत बड़ी कठिनाई आएगी और एक दूसरे को सभी समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर मानक रूप नहीं होगा तो सभी जो विद्वान हैं अपने अपने जो है तरीक़ों से भाषा की परिभाषाएं बताएंगे। तो इसलिए भाषा के मानकीकरण की आवश्यकता है। तो वापस से देख लेना, भाषा में एक रूपता लाने, अभिव्यक्ति में स्पष्टता, सरलता, भाषा की स्वच्छंदता पर प्रतिबंध लगाने के लिए भाषा में मानकीकरण की आवश्यकता होती है।
भाषा के शब्दों का व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण में प्रयोग करें तो अर्थबोध में कठिनता हो जाएगी, इसीलिए इसके मानकीकरण की जो है प्रक्रिया ज़रूरी है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर हम मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ, सेकंड के साथ, और इसी प्रकार से हम फटाफट सातों पेपर पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे पेपर कोई भी हो, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।